नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि आज चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटोत्कच महोत्सव का आगाज करने पहुंचे और जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और घटोत्कच स्मारक पुस्तिका का विमोचन भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम मैदान पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें से 8 परियोजनाएं उधम सिंह नगर की हैं और 1 परियोजना नैनीताल के रामनगर की है। इस अवसर पर सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ केंद्र के और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। इसी के साथ ही वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी उनके साथ दिखाई दिए। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में जो सपना संजोया है, वह सपना उनका बहुत जल्द पूरा होगा। खबर देहरादून से है, जहां 8 से 9 अक्टूबर को संजीवनी होगा दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। संजीवनी मेले का ये आयोजन बड़ा आयोजन माना जा रहा है। ऐपड़ की साड़ियां, मिट्टी के बर्तन, रिंगाल के उत्पादों की झलक दिखेगी। पिछले सालों की तरह इस बार भी संजीवनी दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। संजीवनी संस्था के सचिव रश्मि वर्धन ने इस बात की जानकारी दी है। जैविक उत्पाद, स्थानीय लोगों के निर्मित उत्पाद मुख्य आकर्षण। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि संजीवनी संस्था के सचिव रश्मि वर्धन ने इस बात की जानकारी दी है कि हर वर्ष की भांति, पिछले वर्ष की भांति भी इस बार मेले का आयोजन किया जाएगा। जैविक उत्पाद, स्थानीय लोगों के निर्मित उत्पाद मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर 8 और 9 अक्टूबर को संजीवनी दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। ऐपड़ की साड़ियां, मिट्टी के बर्तन, रिंगाल के उत्पादों की इस मेले में झलक देखने को मिलेगी। पिछले सालों की तरह इस बार भी संजीवनी दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्बेट पार्क में 1 अक्टूबर से वन्यजीव प्राणी सप्ताह का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में कार्यक्रम के तीसरे दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता को स्कूली बच्चों के माध्यम से संपन्न कराया गया है, जिसमें 2 वर्गों में प्रतियोगिता हुई है। 1 तारीख से वन्यजीव सप्ताह हमारा शुरू हुआ था, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि अधिक से अधिक स्कूलों तक हम पहुंच पाएँ, अधिक से अधिक लोगों की जनसहभागिता इसमें हम ले पाएँ और लोगों तक वन्यजीव संरक्षण का संदेश पहुंचा पाएँ। तो आज इसी कड़ी में जो स्थानीय स्कूली बच्चे हैं, इनको चित्रकला एक कंपटीशन है, उसका आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर बच्चों ने प्रतिभाग किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की एसआईटी जांच कर रही है, तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित से 400 सवाल पूछे गए हैं। वी मुरुगेशन की माने तो अंकिता हत्याकांड में वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। गेस्ट की लिस्ट के आधार पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही रिजॉर्ट्स में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस सारा एंगल में जांच कर रही है। हमारे ऑलरेडी हमारी जो केसेस में इफ आई एम करेक्ट 201 आईपीसी ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, विच इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। अब उस पे है कि हमारे सामने जो किसी का भी स्टेटमेंट है, किसी का ऐसा एविडेंस आ रही है, तो वी विल इंक्वायर, वी विल टच अपॉन, वी विल इंक्लूड इट इन आवर इन्वेस्टिगेशन।
कर्णप्रयाग की न्याय पंचायत क्षेत्र आदिबदरी के महिलाओं ने अंकिता के हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि दर्जनों गांव की महिलाओं ने पुलकित आर्य सहित हत्या में उसके 2 साथियों को फौरन मौत की सजा दिलाने की मांग को लेकर आदिबदरी से बौली तक हाथों में तख्तियां लेकर नारों के साथ जुलूस निकाला। अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे उनके कातिलों को हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनको फांसी मिलनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। शासन प्रशासन चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर अंकिता बेटी के साथ न्याय नहीं होगा तो हम उत्तराखंड से बीजेपी सरकार का नामो निशान मिटा देंगे। बस हम यही चाहते हैं, अंकिता के साथ न्याय चाहिए। अपने उत्तराखंड में जिस तरह की हालत जो घटना घटी है, ये पहली बार ऐसा कुकृत्य देखने को मिला और इसके प्रति समाज में बहुत आक्रोश है। समाज चाहता है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके प्रति और फांसी की सजा इनको मिले। आज हमारे चांदपुर क्षेत्र के समस्त महिला मंगल दल और सामाजिक कार्यकर्तागण इसी खेद को जता रहे हैं कि इन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड मामले में जहां एक तरफ एसआईटी टीम जांच की फाइनल रिपोर्ट तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अभी भी अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि अंकिता हत्याकांड मामले के बाद प्रदेश में कई तरह के और भी बदलाव किए जाने की मांग उठने लगी है और इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में तेजी से फैल रहे थाईलैंड कल्चर पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो तेजी से थाईलैंड कल्चर फैल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से बात कही गई है। अंकिता हत्याकांड पर पूर्व सीएम का यह बड़ा बयान सामने आया है। हमको अपने कल्चर के हिसाब से सब चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। दुर्भाग्य से अगर हम थाईलैंड का कल्चर करेंगे या विदेशी कल्चर लेंगे तो तमाम तरह की जो हमारा समाज जिनको अनैतिक मानता है, दुनिया शायद कई देश उस चीज़ को नहीं मानते, पश्चिम के देश उस चीज़ को सामान्यतः नहीं मानते, लेकिन हमारे देश में इसके लिए तमाम नैतिक मापदंड हैं। उन नैतिक मापदंडों का आपको पालन करना चाहिए। पौड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से बिना तथ्यों के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की तरफ से निष्पक्षता से काम किया जा रहा है, जिसकी निगरानी उच्चतम अधिकारी कर रहे हैं। इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में फार्मासिस्ट कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये सभी काला फीता बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फार्मासिस्ट कर्मचारियों का ये सांकेतिक प्रदर्शन आने वाले 8 तारीख तक जारी रहेगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुधा कुकरेती ने बताया कि फार्मासिस्टों के पदों की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं और जिससे काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन पदों को बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलनरत हैं। रूप से जो अभी सरकार ने एक वेतनमान डाउनग्रेड करने का निर्णय लिया है उसके विरोध में, तथा हमारे जो आईपीएचएस मानकों से हमारे पदों में कमी हुई है, उन पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव और हमारा जो वेतनमान डाउनग्रेड करने का जो निर्णय है उसको वापस ले जाने की यह हमारी मुख्य मांग है। देहरादून की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के विभाग अध्यक्ष अयाज अहमद का घेराव किया। यह घेराव प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में किया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान जमकर घेरा गया और मामले को लेकर उपाध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरने की भी धमकी दी है। इसके साथ ही विभागाध्यक्ष ने 1 हफ्ते का वक्त सड़कों पर प्रभावी काम के लिए मांगा है।
कार्यकर्ताओं अनिश्चितकालीन के धरने को लेकर के ये बात कही गई है। अनिश्चितकाल तक धरने की धमकी दी गई है। विभागाध्यक्ष ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। देहरादून से एक खबर है जहां पर खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस नाराज नजर आई। डोईवाला तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के बैनर तले तहसील में प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि आज के ही दिन लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार को बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के आरोपी को आज तक कड़ी सजा नहीं मिली है। ठीक है सर, थैंक यू। लखीमपुर खीरी में पूरा 1 साल हो गया है। हमारे शहीद किसान 4 किसान थे, एक पत्रकार रहे, में से 13 आदमी जो घायल हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम करा और प्रधानमंत्री जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है कि उनको हमने कहा है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है टेनी उनको बर्खास्त किया जाए। उनके बेटे को हम तो फांसी की मांग करते हैं जो हत्यारे हैं, और साथ ही साथ किसानों को न्याय की बात है, उनको मुआवजे की बात है। 302 मुकदमा जो किसानों पर लगे हुए हैं उसको समझौता के आधार पर सरकार मुकर गई है। हम याद दिलाना चाहते हैं सरकार अपने फैसले पर अडिग रहे। और पहले नरसंहार हुआ था लखीमपुर खीरी में। आज हम किसानों को, पत्रकार को आज में श्रद्धांजलि दिया है उन्हें। आज 1 साल हो चुका है और 1 साल हुए हो चुके हैं। उन किसानों को आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है और 2-3 बार जब वहाँ धरने प्रदर्शन हुए तब भी सरकार ने कहा था कि आपको न्याय दिया जाएगा और किसान हमारे बंद हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। उन पर भी कोई कार्रवाई ना होकर उनके ऊपर धारा 302 लगा दी गई है जो न्यायपूर्ण है हमारा। हम उनका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं आज कि किसानों को न्याय देके अजय टेनी को जेल में डाला जाए। उत्तराखंड राज्य पहाड़ की महिलाओं की देन है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि राज्य गठन के 21 साल बाद भी महिला नीति नहीं बन पाई है। अब अंकिता हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षा और नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला आयोग के मुताबिक विभागों के सुझाव लेकर महिला नीति का संशोधन ड्राफ्ट तैयार कर इसे सरकार को सौंपेगा। तो वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि इस पर सेंटरों की गाइडलाइन तैयार है और जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि महिला आयोग महिला नीति भी तैयार करने जा रही है जिसकी रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी। स्पा सेंटरों की गाइडलाइन तैयार हो रखी है, वो शासन में जा रखी है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो कह रहे हैं उसमें हम शीघ्र उसे लागू करेंगे और महिला नीति भी महिला आयोग बनाने जा रहा है। उसमें जो चाहे होटल हो, रिजॉर्ट हो या सरकारी कर्मचारी हो, महिलाएं, उनके लिए नीति बन रही है। तो वो नीति जैसे ही बनेगी तो आप लोगों को उसमें बता दिया जाएगा। लक्सर स्थित एक फैक्ट्री के यूनिट हेड समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैक्ट्री की एक पूर्व कर्मचारी के पिता ने कोर्ट के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि केहड़ा गांव निवासी समय सिंह की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि उसका बेटा पंकज 25 अप्रैल की रात में लक्सर स्थित फैक्ट्री ड्यूटी पर था और इस दौरान फैक्ट्री के यूनिट हेड हरिश्चंद्र प्रसाद और 4 और कर्मचारियों ने पंकज के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की थी। पुलिस में शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छप्पन 3 के अंतर्गत समय सिंह द्वारा एक अभियोग दर्ज कराया गया है कि उसका पुत्र पंकज, जो कि इसमें कमेंटिस फैक्ट्री जेके टायर में जो है का वर्कर है और परमानेंट में भी है, लेकिन यूनियन का भी है। उसके साथ जो है यूनियन के ही जो उसके साथ जो है फैक्ट्री प्रबंधन के लोगों ने मारपीट की है। तो इस संबंध में अभियोग दर्ज कराया गया है। उसमें अब ये उसकी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जो है ये जेके फैक्ट्री के 5 प्रबंधन के 5 लोगों के खिलाफ ये अभियोग दर्ज हुआ है। अब उसमें तफ्तीश जारी है। उत्तराखंड के पहले OTT प्लेटफॉर्म अम्बे सिने को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लॉन्च किया है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी और क्षेत्रीय बोलियां पर आधारित फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। बता दें कि ये ऐप पेड सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगा। वो ऐप के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप में इससे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का संवर्धन होगा।
हमारे संस्कृति की रक्षा होगी। इसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे और एक अच्छी पॉलिसी गठित करके OTT प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे। जो हमारी रीजनल फिल्में हैं ये बने अच्छी तरीके से, इनको पूरी सहायता मिले और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को ये उजागर करें। निश्चित रूप में OTT प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और आधुनिक फिल्में जो है इसमें बन रही हैं, तो इसके लिए अच्छी पॉलिसी हम लाएंगे। कोटद्वार में डेंगू पैर पसार रहा है। बीते एक महीने में डेंगू के 21 मामले सामने आए हैं। मौसम के बदलते ही डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। वहीं नगर निगम की तरफ से शहर में कहीं भी फॉगिंग नहीं करवाई जा रही है, जिस वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो एक महीने में कुल 21 मामले सामने आए हैं। लगातार डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। निगम का ढुलमुल रवैया सामने आया है। उदासीनता नजर आ रही है निगम के अधिकारियों के, और ऐसे में डेंगू का जो प्रसार है वो बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं। कोटद्वार से खबर है। कोई भी मरीज हमारे यहाँ भर्ती नहीं है। तैयारी हमारी पूरी है। वार्ड हमने आइसोलेट कर रखा है, सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं डेंगू के लिए। 21 केस में हम लास्ट जो मंथ था सितंबर, उसमें रिपोर्टेड थे NS1 एंटीजन के, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो भर्ती हुआ। हमारे बेड्स लगे हुए हैं, हमारे मच्छरदानियां हैं, बाकी उनको आइसोलेट करने के लिए बिल्कुल अलग वार्ड ही बना रखा है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक अलर्ट जारी किया है। 6 को ऑरेंज अलर्ट और 7 को अक्टूबर को रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीजन खत्म होने से पहले भारी बरसात का सामना करना पड़ सकता है। 7 अक्टूबर को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कहीं कहीं अधिक भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने बाबा केदार के प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की है। भ्रमण के दौरान केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने राज्यपाल से मिलकर केदारनाथ धाम की तमाम व्यवस्थाओं और उनमें सुधार की संभावनाओं से अवगत कराया। राज्यपाल ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पहुंचकर उनकी प्रतिमा के भी दर्शन किए। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में 2 इंच बर्फ जम गई है, जिससे हेमकुंड साहिब में ठंड शुरू हो गई है। ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होने हैं। ऐसे में हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। तो हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक बर्फ जम गई है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जाना अभी भी फिलहाल लगा हुआ है। चमोली की ये तस्वीरें हैं हेमकुंड साहिब के, जहां पर बर्फ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। आज रात हल्की हिमपात हेमकुंड साहिब में हुई है, जो कि अमूमन इस समय में होती ही है। यही कारण है कि 5 धामों में हेमकुंड साहिब के कपाट सबसे पहले बंद किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले सप्ताह में अक्टूबर के हिमपात शुरू हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जिसने यात्रा पे आना है वो कृपया 10 तारीख से पहले आ जाए। हिमपात इतना नहीं है कि यात्रा सुचारू ना रह सके, यात्रा बिल्कुल सुचारू है। मसूरी के पास टिहरी जिले में जौनपुर प्रखंड के सुरकुट पर्वत पर प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां सुरकंडा का मंदिर मौजूद है। यह माना जाता है कि यहां आने वाले किसी भी भक्त को देवी मां निराश नहीं करती। नवरात्रि को लेकर मां सुरकंडा में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कई भक्त पैदल पहुंचकर मां के मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो कई ट्रॉली से मंदिर पहुंचकर मां सुरकंडा के दर्शन कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि सती दहन के बाद मां सती का सिर यहां गिरा था, इसलिए इस मंदिर को सुरकंडा देवी के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों का उल्लेख केदारखंड और स्कंद पुराण में मिलता है। माता के दरबार में हर रोज जो है महत्व है, लेकिन चैत्र और अश्विन नवरात्रि और गंगा दशहरा का यहाँ पर विशेष महत्व है। भगवती जो है इच्छित वरदायिनी है। ये सुरकुट पर्वत है। देवताओं के राजा इंद्र का जो है तपस्तरी है। उन्होंने यहाँ पर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कई
कई मर्तबा जो है यहाँ पर तपस्या की है और भगवती को प्रसन्न करने के बाद फिर ऊर्जा प्राप्त की है, फिर शक्ति को प्राप्त किया है। इस बार हरिद्वार के जिला कारागार में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ जेल में बंद कैदी रामायण के किरदारों को बखूबी निभा रहे हैं। इस रामलीला की खासियत यह भी है कि इसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम कैदी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जेल के कैदी ही राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान जैसे सभी पात्रों को बखूबी निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं राम का रोल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा खुद फील हो रहा है कि रामचंद्र जी अपने व्यवहार में कैसे रहे होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का व्यवहार देखते हुए मुझे खुद में अपने आप में अच्छा फील महसूस हो रहा है और मैं आगे अपने जो गलती मेरे से हो गई है उसको सुधार करते हुए अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने की मैं आगे सोचूंगा। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है कारागार में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और हमारे सारे बंदीगण जो है बहुत उत्साहित हैं। पिछले 1 माह से जो है बहुत इसकी वो रिहर्सल कर रहे थे जो हमारे कलाकार लोग हैं और आज आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी अभिनय हुए हैं, जो भी इनका परफॉर्मेंस हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल इन्होंने जो एक रामायण काल को जो है इन्होंने बिल्कुल यहाँ सजीव कर दिया है और आज हम और ये जो है इनके जो मेहनत का परिणाम है, जो इनके प्रयासों का परिणाम है, वो जो है सफल हुआ। और रामलीला की तैयारी सभी मिलजुल कर बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ में इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मोमडन हूँ, लेकिन मैं हर धर्म को मानता हूँ, सभी से मिलजुल कर चलता हूँ और सबके साथ में प्यार से रहता हूँ। और वरिष्ठ अधीक्षक महोदय जी भी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कौन हिंदू कौन मुस्लिम, मैं एकता पे विश्वास करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। हमने पहले फिल्मों में जेलें देखी थी, जेलर देखे थे, आपने वो सुना होगा, कालिया फिल्म देखी होगी, जेलर कितने खतरनाक, उनका जो अलग ही रूप होता था। परंतु हमने पहली बार देखा जो जेलर साहब हमारे यहाँ रोशनाबाद हरिद्वार की जेल में है, उनका पूरा प्रयास है कि जितने भी कैदी उनके यहाँ हैं सबको सही रास्ते पे लेके आए। तो हम इनके लिए जितना भी इनको अप्रिशिएट करें उतना कम है। श्री कंडोलिया देवता मातृ पितृ विहीन कन्या शिक्षा ट्रस्ट पौड़ी ने 7 बेसहारा मेधावी बच्चों का चेक वितरित किए। श्री कंडोलिया देवता मातृ पितृ विहीन कन्या शिक्षा ट्रस्ट पौड़ी की तरफ से 7 मेधावी छात्र छात्राओं को पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में आर्थिक मदद के रूप में चेक दिए गए। ट्रस्ट से जुड़े प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि वर्तमान समय में बहुत से ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, जिससे कि उनके समक्ष आर्थिक संकट होना लाजमी है। ऐसे में उनके ट्रस्ट की ओर से ऐसे जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शैक्षिक मदद दी जा रही है। आज जो हमने ये मातृ पितृ विहीन कन्याओं को जो चेक वितरित किए वो केवल 7 कन्याओं को किए, क्योंकि विद्यालय बहुत दूर दूर हैं और दूर दूर के बच्चे भी इसमें पाए गए थे जो जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि विद्यालय दूर हैं तो हमने सोचा कि बाकी के जो हमारे पास 11 बच्चे हैं, उन 11 बच्चों के हम विद्यालय में जाकर उनको इस छात्रवृत्ति के चेक उनके प्रधानाचार्य के माध्यम से हम उनको वितरित करेंगे। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।